जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ सिंह स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को, जो अभी आगे आने वाले सभी एग्जामों के लिए बहुत उपयोगी होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं इस श्रृंखला को। पहला प्रश्न है, रक्त का थक्का बनाने में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो याद रखिएगा, विटामिन के रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। इसका रासायनिक नाम फिलोक्विनोन होता है। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, मानव मूत्र के साथ किस विटामिन का स्त्रावण होता है? तो याद रखिएगा, मानव मूत्र के साथ यानी ह्यूमन यूरिन के साथ विटामिन सी का यानी स्कॉर्बिक एसिड का स्त्रावण हो जाता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि का नाम? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी बाह्य स्रावी ग्रंथि यकृत है। यकृत के कुछ और नाम है, याद रखिए, एग्जाम में पूछ लेता है। यकृत, जिगर या लीवर। याद रखिएगा, यकृत को हम जिगर या लीवर के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि का नाम है पैनक्रियाज। मतलब यह अंतःस्रावी एवं बाह्यस्रावी दोनों लक्षण रखती है या अग्नाशय। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम क्या है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि पीयूष ग्रंथि है, जो कि मानव मस्तिष्क में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो मास्टर ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? पीयूष ग्रंथि को जाना जाता है। याद रखिएगा कि मास्टर ग्रंथि के नाम से हम पीयूष ग्रंथि को जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मास्टर ग्रंथि का मास्टर किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, पीयूष ग्रंथि की स्थिति जो होती है वो होती है हाइपोथैलेमस में। हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्रंथि का मास्टर कहते हैं। अगला प्रश्न है, हाइपोकैमस के नाम से किस ग्रंथि को जाना जाता है? तो पीयूष ग्रंथि की अवस्थित होती है हाइपोथैलेमस में, इसी कारण पीयूष ग्रंथि या मास्टर ग्रंथि को हम हाइपोकैमस ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर का ब्लड बैंक किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मानव शरीर का ब्लड बैंक यकृत या प्लीहा को कहते हैं। प्लीहा यकृत का एक भाग ही है, तो ऑप्शन में कुछ भी आपको दे सकता है। अगला प्रश्न है, पटेला नामक संरचना मानव शरीर में कहाँ पाई जाती है? तो याद रखिएगा, पैरों में या घुटनों में। घुटनों में ये जो कटोरी नुमा संरचना होती है, इसी को हम कहते हैं पटेला। इसकी संख्या होती है 2। मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम बताइए? तो याद रखिएगा, मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि का नाम है थायराइड ग्रंथि, जिसकी स्थिति होती है गले में, कैपिटल H आकार की होती है। आहार नाल के किन 2 भागों में पाचन नहीं होता है? तो याद रखिएगा, आहार नाल के ग्रास नली और बड़ी आंत में पाचन नहीं होता। यहाँ कोई ग्रंथि भी नहीं पाई जाती और किसी भी प्रकार के एंजाइम भी नहीं पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है, अवटु ग्रंथि के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा, अवटु ग्रंथि के नाम से थायराइड ग्रंथि को जाना जाता है, जिसकी स्थिति कहाँ होती है? गले में होती है। ये प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ सकता है, इस चीज़ को याद रखिएगा। पित्त रस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्त रस का निर्माण होता है यकृत में या लीवर में या जिगर में। मैंने पहले भी आपको बताया था कि यकृत को लीवर या जिगर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्क या किडनी की टोपी किसे कहा जाता है? वृक्क, किडनी की टोपी हम कहते हैं अधिवृक्क या एड्रिनल ग्रंथियों को, जो किडनी के ठीक ऊपर पाई जाती हैं। अधिवृक्क ग्रंथियों को हम वृक्क की टोपी कहते हैं। अगला प्रश्न है, मायोजेनिक के नाम से किसे कहा जाता है? तो याद रखिएगा, मायोजेनिक के नाम से हम हृदय को यानी हार्ट को बोलते हैं, क्योंकि हार्ट अपना करंट खुद बनाता है या चिंगारी खुद बनाता है। अगला प्रश्न है, उरोस्थीमा नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? याद रखिएगा, उरोस्थीमा नामक संरचना छाती में पाई जाती है या चेस्ट में पाई जाती है। सारी पसलियाँ जहाँ आकर जुड़ती हैं उसको हम बोलते हैं उरोस्थीमा।
अगला प्रश्न है लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? तो याद रखिएगा लैंगरहैंस की द्वीपिकाएं अल्फा, बीटा और गामा। कौन कौन सी? अल्फा, बीटा और गामा पैनक्रियाज या अग्नाशय में पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है मानव शरीर के तीसरे नेत्र के नाम से किसे जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पीनियल ग्रंथि को। किसको? पीनियल ग्रंथि को। इसकी स्थिति कहाँ होती है? याद रखिएगा इसकी स्थिति होती है मस्तिष्क में। अगला प्रश्न है वैज्ञानिकों के अनुसार किस ग्रंथि का क्षय रुक जाने से इंसान बूढ़ा नहीं होगा? तो याद रखिएगा थाइमस ग्रंथि जो हृदय के बाजू में या बगल में पाई जाती है, इसकी स्थिति छाती में होती है। अगला प्रश्न है मानव शरीर में HCl अम्ल कहाँ से निकलता है? तो मानव शरीर में HCl अम्ल जो होता है ये अमाशय से निकल कर आता है। ठीक है, याद रखिएगा जिसकी अम्लीयता 1 से 3.5 होती है। वर्णांधता में आँख का कौन सा भाग प्रभावित होता है? तो याद रखिएगा वर्णांधता में आँख का रेटिना प्रभावित होता है। रेटिना के 2 भाग होते हैं, अंध बिंदु और पीत बिंदु, जिसमें होता है शंकु और शंकु प्रभावित हो जाता है। पाचन तंत्र का एकमात्र भाग जो उत्सर्जन तंत्र की तरह कार्य करता है। तो याद रखिएगा पाचन तंत्र का एकमात्र भाग बड़ी आंत है जो कि उत्सर्जन तंत्र की श्रेणी में आता है या कार्य करता है। अगला प्रश्न है पित्त रस का संग्रहण कहाँ होता है? अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में पित्त रस बनता कहाँ है? यकृत में, और संग्रहण इसका कहाँ होता है? पित्ताशय में। ठीक है, इस चीज़ को याद रखिएगा। अगला प्रश्न है सपने दिखाने वाली विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखेंगे सपने दिखाने वाली विटामिन के नाम से हम विटामिन B6 को जानते हैं, क्योंकि विटामिन B6 की कमी से निद्रा प्रभावित होती है या सपने अधिक दिखाई देते हैं। अगला प्रश्न है ब्यूटी विटामिन या सुंदरता बढ़ाने वाली विटामिन के नाम से किसे जाना जाता है? तो याद रखिएगा विटामिन ई को हम ब्यूटी विटामिन या सुंदरता बढ़ाने वाली विटामिन के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर में स्थायी दांतों की संख्या क्या होती है? तो याद रखिएगा मानव शरीर में 20 अस्थायी दांत हैं जो पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं। 12 स्थायी दांत हैं जो 1 बार ही आते हैं। अगला प्रश्न है शिशुओं में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले दांत कौन से होते हैं? तो याद रखिएगा शिशुओं में सर्वप्रथम दिखाई देने वाले दांत कृदंत होते हैं जो एकदम सामने होते हैं और जिनकी संख्या 8 होती है। इस प्रकार इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मानव शरीर में दूधिया दांतों की संख्या कितनी होती है? अभी अभी हमने डिस्कस किया 20 होते हैं दूधिया, यानी पूरे जीवन काल में 2 बार आते हैं, और 12 होते हैं स्थायी दांत। तो इस प्रकार इसको आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है किस रक्त समूह को हम आपातकालीन रक्त समूह के नाम से जानते हैं? तो याद रखिएगा ओ रक्त समूह को हम आपातकालीन रक्त समूह के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन एंजाइम किसका पाचन करते हैं? तो याद रखिएगा ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। कैसे याद रखेंगे? जिनके लास्ट में इन शब्द लगा हुआ है, पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन और इरिप्सिन, ये सब प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगला प्रश्न है ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र किसके भाग हैं? याद रखिएगा डुडेनम, जुजेनम और इलियम के नाम से हम इसको जानते हैं, यानी ग्रहणी, मध्यांत्र और शेषांत्र ये सब छोटी आंत के भाग बोले जाते हैं। अगला प्रश्न है बिलीवर्डिन किसके टूटने से बनता है? याद रखिएगा जो हमारी लाल रक्त कणिकाएं होती हैं ये यकृत या प्लीहा में टूटती हैं और उन्हीं के टूटने से क्या बनता है? बिलीवर्डिन। बिलीवर्डिन क्या है? पित्त रस का एक भाग है। अगला प्रश्न है एकमात्र पाचक ग्रंथि जिससे किसी भी प्रकार का कोई एंजाइम नहीं निकलता? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर होगा यकृत, और यकृत को हम लोग क्या क्या बोलते हैं? यकृत, लीवर या जिगर के नाम से भी हम जानते हैं। अगला प्रश्न है पाचन तंत्र का कौन सा भाग क्षुद्रांत के नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा हम लोग पाचन तंत्र के छोटी आंत को क्षुद्रांत के नाम से जानते हैं। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी का नाम क्या है? याद रखिएगा आओर्टा। इसको क्या बोलते हैं? आओर्टा, जो कि हृदय के बाईं ओर निलय में पाई जाती है। इसको हम महाधमनी के नाम से भी जानते हैं।
अगला प्रश्न है, सेप्ट्रम नामक संरचना कहाँ पाई जाती है? तो याद रखेंगे, सेप्ट्रम नामक संरचना हृदय में पाई जाती है, जो हृदय को दो बराबर भागों में यानी दाएं और बाएं यानी शुद्ध खून और अशुद्ध खून के में बांटती है। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्ट्रम। अगला क्वेश्चन है, चोट लगने पर रक्त का थक्का ना बनना, इस बीमारी को क्या कहते हैं? आपको पता होगा, जब चोट लगती है, ब्लड निकलता है तो 2 से 6 मिनट में रक्त का थक्का जम जाता है। यदि ऐसा नहीं होता तो इस बीमारी को हम हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को क्या कहा जाता है? तो याद रखेंगे, विटामिन की कमी से होने वाले रोग को हम अपूर्णता के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? अपूर्णता के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, कच्चा गाजर, ये एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखिएगा। कच्चा गाजर पूछे या गाजर पूछे, किस विटामिन का स्रोत है? तो याद रखिएगा, कच्चे गाजर में विटामिन ए का प्रमुख स्रोत माना जाता है। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अगले वीडियो में हम फिर से मिलते हैं। हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 के साथ। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।